सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ रहे हैं, है ना। तो इंटेलेक्चुअल राइगर एंड रिच डिटेल, राइगर वर्ड यहाँ इसलिए यूज हुआ कि उनने पूरी ताकत से ये चीज की है। यस, ठीक। तो इंटेलेक्चुअल राइगर एंड रिच डिटेल क्यों यूज की है? क्योंकि इनने पूरी ताकत से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा है। अच्छा, ताकत से रखने का मतलब ये होता है कि इनने कोई वो नहीं छोड़ा कि यार मैं कहने में चूकूंगी, है ना। तो यहाँ पे इसलिए कठोर शब्द। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डेप्थ में गए हैं, है ना। साथ ही साथ बहुत अच्छे से वर्ड्स को लिख वो किया, ठीक है। और क्रिटिक्स ऑफन लाउड, मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो भी इस बात को लाउडली प्रेज करते हैं कि मुखर्जी जो है इनने, हाँ हाँ, लाउड मतलब इनने इस बात को बहुत ही जोर दे के कहा है कि इनने जो स्टोरी दी है उसमें हिस्टोरिकल ग्राउंड और थीमेटिव एक्सपेंसिव, मतलब कुछ पर्टिकुलर थीम्स को बहुत ही रिचली प्रेज किया है। साथ ही साथ रीडर्स को क्या चीज ऑफर की है? रिच एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस, अपने जो जो अनुभव हैं, क्योंकि ये भी एक एनआरआई थी। एनआरआई मीन्स जो इंडिया से फॉरेन होकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो वो लोग, ठीक। चलो, देन सेकंड वन, लैंडमार्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये तो बहुत सारे वर्क हैं ऐसे, लेकिन उसमें एक नाम अपन इसका भी शामिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, इमोशनल डिस्टेंट प्रोटैगनिस्ट, while celebrate for its scope, some critics have noted that Hannah, the protagonist, can sometimes feel emotionally distanced. हाँ, अब थोड़े से हम हैना के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। तो अब ये समझना कि हैना जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ये सिर्फ एक ऐसा वो नहीं है पर्सन, मतलब एक ऐसी लेडी नहीं है कि जो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट हो। ये साथ ही साथ एक ऐसी लेडी को रिप्रेजेंट करती है जो बहुत ज्यादा डिटरमाइन है, ठीक है। एक गुड लेडी है ना। ऑल ओवर अगर हम इसको कहें तो बहुत खास रोल है इनका, हमें वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग, है ना। हाँ, डिटरमाइन, मस्कुलिन, इंटेलेक्चुअल, है ना। और जो जो भी वर्ड्स आ जाए दिमाग में, वो सब हम इनको फिलहाल तो दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वन, acclaim as a top Asian novel. हाँ, its literary merits was further affirmed. It's including the Telegraph's prestigious 2024 list of the 10 all greatest Asian novel. शानदार, हर साल एक वर्ल्ड लेवल पे, कॉन्टिनेंट लेवल पे और कंट्री लेवल पे कुछ फेमस नोवेल्स की लिस्ट जारी होती है, जिसमें एशियन नोवेल्स में टॉप 10 में ये शामिल रह चुकी है। लिस्ट जनरली 100 नोवेल्स की जारी होती है। सर्च कर लेना गूगल पे, मिलेगा। हर साल की टॉप जो नोवेल्स होती है ना, तो वो लिस्ट जारी होती है। साथ ही साथ इसमें कुछ नोवेल ऑल टाइम बनी रहती हैं, कुछ नोवेल्स ऑल टाइम बनी रहती हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि ये ऑल टाइम हो, इसलिए बता दिया क्योंकि जो ऑल टाइम नोवेल है ना, वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी होंगी। तो अगर कोई नोवेल पिछले 10 साल, 25 साल या 50 साल अगर बनी है, तो समझ जाओ कि तो अपने काम की। और कुछ ऐसी भी नॉवेल्स हैं जो 100 साल तक बनी रही, जिसमें एनिमल फॉर्म एक इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, 1984, है ना। ये कुछ नॉवेल्स हैं। और हम्म, हाँ, कैंटरबरी टेल्स रही होगी, एक समय तो रही होगी ना? है वो भी खास, लेकिन ये कुछ जो हमें याद आई तो हमने बताया। वदरिंग हाइट्स।
आ जाएगा धीरे धीरे, बहुत सारे हैं। नॉर्थ हैंगर अभी, ठीक, ये सब कुछ है। कंपैरेटिव इंसाइट्स, मुखर्जी एंड डायस्पोरा लिटरेचर। पॉइंट से हिसाब समझ में आ रहा है कि मुखर्जी का राइटिंग और डायस्पोरिक लिटरेचर, है ना, यहाँ पे उसके कुछ कंपैरिजन की बात की गई होगी, तो हम लोग उस शॉर्ट शॉर्ट में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 2 नोबेल है इनकी, का तो हमें याद नहीं है, लेकिन ये जैस्मिन जो वर्क है ये इन्हीं का वर्क है, भारती मुखर्जी का, है ना। तो एक हमारा ये वर्क हो गया, साथ ही साथ ये जैस्मिन वर्क हो गया, ठीक है। एंड द मिडल मैन, याद नहीं आ रहा, शायद है इनका, आई डोंट नो, ठीक। तो जो भी डायस्पोरिक लिटरेचर है उनके उनसे इनके वर्क्स को कंपेयर किया गया। अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो हमें ऐसे ही उठपटांग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। कहीं इस वर्क से भी कंपेयर करेंगे, कहीं क्रिटिक्स कुछ कहेंगे, कहीं इस वर्क की प्रशंसा होगी, कहीं इस वर्क की बाल की खाल निकलेगी, बहुत कुछ, ठीक है। चलो, फिर से ये थीम आ गई, इमिग्रेंट आइडेंटिटी, है ना। इसी के साथ कल्चरल नेगोशिएशन, ये बड़ा ये काम का पॉइंट है ना। एज आई नो आई सी द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड, कल्चरल नेगोशिएशन, इसका मतलब होता है कि सांस्कृतिक सामंजस्य या समझौता। नेगोशिएशन मतलब वार्तालाप होती है, एक समझौता टाइप होता है। तो ये वर्क इस चीज से डील करता है। अब ये हमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ डील करता है। जवानी के लिए हल्का सा ये कठिन होगा, लेकिन सरल भाषा में हम ये कहें कि ये जो वर्क है ना, तो इसमें देखो, एक नथेलियन हॉथरॉन वाला प्यूरिटन समाज, ठीक है। उसके बाद फिर एक नजर अमेरिका को देख लो, पोस्ट कॉलोनियल अमेरिका, और तीसरा आता है इंडिया। यहाँ पे तीनों डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मर्ज करने की एक शानदार कोशिश है। नेगोशिएशन लोगों के बीच में नहीं है, नेगोशिएशन है कल्चर्स के बीच में, है ना। एक एडजस्टमेंट बस बैठाने की कोशिश की गई। यही पॉइंट इस वर्क को थोड़ा सा खास बना देता है कि मतलब हमें एक नयापन मिलता है कि यार हम इस वर्क को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या कोई भी रीडर्स है वो इसी वजह से इस वर्क में इंटरेस्ट लेगा। अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो बड़ा मजा आता है ना, जो भी पढ़ा होगा, ठीक। ओके, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है अक्सर वो कैसा दिखता है, रिमार्केबल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत पावरफुल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। यार कितना सरवाइव करती है वो, है ना। सोचो कितना सरवाइव करती है, कहाँ, अमेरिका को भोगी, अमेरिका में अपने पेरेंट्स की तकलीफ, मतलब पेरेंट्स ना होने का गम, फिर दूसरे पेरेंट्स साथ एडजस्ट करने का दुख, है ना। और तीसरी चीज, फिर कुछ ऐसी जगह पे चले जाना कि जहाँ पे और, और वो भैया भी खतरनाक, एडवेंचरस, प्रिय आदमी, एडवेंचर को पसंद करने वाला, और आखिरकार वो अपना खुद का चॉइस चुन ही लेता है। हालांकि एक बात है, एज अ क्रिटिक अगर हम लोग सोचें तो वो जो बंदा है वो अपनी ख्वाहिशों में जीता है, और वो अपनी ख्वाहिशों के लिए निकल चुका होता है। फ्यूचर में हम लोग जब जैसे कभी किसी वर्क को पीएचडी में ऐसा एनालिसिस करेंगे ना, तो ऐसी चीजें सोचनी पड़ेंगी। हर वर्क को हमेशा नए नजरिए से देखना पड़ेगा। एक सीन हमें याद आ गया, हमारी एमए का लास्ट सेम था, कोरोना पीरियड चल रहा था, तो राजहंस सर ने
कहीं से लोगों का ग्रुप आता हुआ था, उसमें एक फैमिली को दिखाया। उस फोटो पे उनने 3 दिन क्लास ली थी। समझो, राजस्थान में कोई परिवार है बिहार का। राजस्थान से बिहार आने के लिए कोई भी साधन नहीं था, तो वो लोग पैदल चल दिए। साथ में 6 लोग थे। हाँ, एक लड़का, 2 लड़कियां, हस्बैंड वाइफ, सिर पे थैला और मतलब सामान लेके खड़े हैं। उसमें से कोई बच्ची हंस रही है ना, कोई पीछे देख रही है, वाइफ ऐसे पसीना पोंछ रही है ना, हस्बैंड एक बच्चे को गोदी में लिए है, एक में ऐसे कर रहा है। उस वर्क पे इतनी बहस हुई थी ना, ने कहा था कि अब आओ चले एक जर्नी पे, अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि ये लोग इस समय कैसा फील कर रहे हैं। One. ठीक, आई थिंक वी हैव डन दिस। नो नो नो, तुमसे वानी, हम जो जल्दी जल्दी जो समझा रहे हैं, तुम हमारे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना, है ना, और जब समय मिले तो इससे डिस्कस करना उन शब्दों के बारे में कि हमें इन शब्दों के तुम इंग्लिश बताओ। हाँ, 2 फायदे, तुम्हें पता चलेगा पहली बार, वो उसको पता चलेगा दूसरी बार, है ना, और धीरे धीरे जब ये वर्ड्स यहाँ इस बैकग्राउंड में आएंगे, तब तुम्हें अपनी क्षमता में इंप्रूवमेंट दिखेगा। 2 ही जने हाथ धो के पीछे पड़ेगा तो उठ जाओ, है ना, समझ गई। इसलिए फिर भी सरल से सरल बनाने की कोशिश है। चलो, तो यहाँ पे मुखर्जी ने एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बहुत ही ताकतवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतों के साथ दिखाया है। साथ ही उनने कंसिस्टेंटली ये दिखाने की कोशिश की है कि थ्राइविंग इन एलियन, यहाँ पे थ्राइविंग मतलब 3 गुना, अ, तीन तीन बातों की, 3 चीजों की बात की। एलियन का अर्थ होता है, फॉर वो नहीं समझना, एलियन एलियन मतलब जो वो होते हैं ना एनआरआईज, उनको एलियन भी कहा जाता है। हाँ, अरे यार मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं ना, जो इंडिया को पैदा भाव दूसरी जगह पे रहता है, उसको एनआरआई बोलते हैं, और एनआरआई को एलियन भी बोला जाता है। इसीलिए अपन बैठे हैं, ऐसी चीजें आएंगी। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, ये बोला जाता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना। हाँ, आप कभी लिखाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं होगी। ठीक, चलो, तो थ्राइव्स इन एलियन एंड ऑफन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसे लोग जो दूसरे देश के हैं, और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये 3 बार ऐसा होता है। ठीक, 3 बार, 3 सिचुएशन है, अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया, है ना। ठीक, ओके, देन द जर्नी हाईलाइट द resilience of the human spirit in the face of displacement। हाँ, तो ये एक यात्रा है जो हमें दिखाती है, हाँ, एक सुकून या शांति, एक ह्यूमन स्पिरिट का मतलब एक मानव आत्मा समझ लो, इन द फेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कैसे अलग अलग जगहों पे वो अपने आप को एज अ रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल वे में। ठीक, क्योंकि वो हर चीज से सरवाइव करती है, और उसके चेहरे पे मतलब देखो सब चीजें आती है, लेकिन वो सरवाइव करती रहती है। एक इंसान जो ज्यादा दुखी हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, समझना, ज्यादा दुखी हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो दुखी होके अपने को बचा ले, अपने को वापस रिकवर कर ले, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया भी है, और वो
ये अच्छी क्वालिटी है। नहीं तो कई लोग दुख से रिकवर नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो बहुत गंदे लगने लगते हैं। अच्छा, किसी के मरने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये जीवन का बहुत बड़ा सच है। इसलिए जियो, सर्वाइव करो, हंसो, हैप्पी रहो, है ना। उनके लिए भी वहां भी ये हुआ, यहाँ भी होना चाहिए। राजा जादव सिंह के मरने के बाद ये उसी शोक में नहीं डूबी रहती। जब इसको औरंगजेब पकड़ लेता है तो ये खुद को बचा लेती है, तो हीरा दे देती है ना। फिर बाद में कैसे मिलता है ये कहानी नहीं पता, लेकिन फिर मिलता है इसको। ठीक। तो ये जो नॉवेल है ना, एक बृहद रूप में और महत्वपूर्ण रूप से ग्लोबल लिटरेचर में और हाइब्रिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल लैंडस्केप में और साथ ही इमिग्रेंट एक्सपीरियंस में ये नॉवेल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें कि इन सारे पॉइंट से रिलेटेड कन्वर्सेशन है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव मिलते हैं। इट्स अंडरस्कोर इट्स अंडरस्कोर हाउ इंडिविजुअल लाइफ्स आर सेव्ड। कैसे एक व्यक्तिगत एक व्यक्ति जीता है एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। जब सारे कल्चर्स मिक्स होते हैं तो वो खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। एंड द ऑनगोइंग ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल, साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए जो ग्लोबल मूवमेंट्स होते हैं लोगों के, या जो अलग अलग जगह के अलग अलग लोग होते हैं, उसमें वो खुद को मिक्स कर पाता है। कैसे उसने अमेरिकन लोगों के साथ एडजस्ट किया बचपन में, कैसे अपनी यंग लाइफ, टीनेजर लाइफ उसने इंग्लैंड में गुजारी, और कैसे अपनी एडल्ट लाइफ को उसने इंडिया में जिया। पूरा वर्क है ना के अराउंड ही घूमता रहता है। ये चीजें जब हम नॉर्मली यूट्यूब पे कहानी सुनते हैं तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम सोचते हैं एक वर्क है, सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट। लेकिन जब बाद में हम ये समझते हैं तो समझ में आता है कि यार सबसे खास रोल इसमें हैना का है। जब फिर कभी ये वर्क तो पढ़ोगी नहीं, डिटेल में नहीं पढ़ोगी, लेकिन एक चीज समझ में आएगी कि अगर इस वर्क को गहराई से देखोगे ना तो इसमें सबसे ज्यादा किसी कैरेक्टर के बारे में डिटेल मिलेगी तो वो हैना के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। और अगर हम इसमें बायोग्राफिकल एलिमेंट सर्च करने की कोशिश करें, है ना, तो इसमें हम भारती मुखर्जी को थोड़ा बहुत फील कर पाएंगे। क्योंकि हर एक बंदा, ये हम इंसानों की टेंडेंसी है, अक्सर हम वही लिखते हैं जो हम जीते हैं और हम जो फील करते हैं। हम ह्यूमंस की एक आदत है। क्योंकि दूसरों का फील करना हमें उतना ज्यादा नहीं आ पाता, लेकिन खुद का तो हम बहुत डिटेल में फील करते हैं और वही लिखते हैं, है ना। तो ये हमारे ह्यूमंस की एक खासियत है। हालांकि कुछ लोग जो फॉर द टाइम बीइंग अपने को डेवलप कर लेते हैं, अपने को इंटेलेक्चुअल बना लेते हैं, तो वो कुछ ज्यादा फील करने लगते हैं दूसरों को भी, तो दूसरों को भी फील करने लगते हैं, है ना। जैसे टोटली डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक। ओके, आई थिंक दिस इज लास्ट वन। नो, दिस लास्ट, yes, this second last. So visual storytelling opportunities, these are some points which we are looking in front of us. See, this is the, what is it? What it is? England, Mughal court, Coromani,
Coromani Coast and Ramondi Coast, England. Salem, that means ये इंग्लैंड का ही, हाँ, पानी में नहीं है, वो ड्राइंग है, बहुत मेहनत से बनती है। एक चीज तुम्हें बता दें, ये जो ड्राइंग है ना, ये लेयर बाय लेयर बनी। सबसे पहले इस कलर को पूरे इस पे पोता गया, ये वाला, सॉरी ये वाला, है ना। फिर इस एरिया में इसको ऐसे पोता गया, है ना, ये पोता गया। फिर इसके बाद अ, दूसरे कलर्स को एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, तो लास्ट लेयर ये डार्क कलर की चढ़ाई जाती है। जब हम इसको देखते हैं ना, तो ये 3D दिखता है हल्का सा, ये हल्का सा उठा हुआ दिखेगा, धीरे धीरे वो ऐसे स्लो डाउन होते हैं। हम्म, ये निर्भर करता है इस बात पे कि आप कितनी डिटेलिंग कर रहे हैं, डिटेलिंग कितनी कर रहे हैं। मॉडर्न आर्ट है, ऐसे ही होती है मॉडर्न आर्ट। तो ये वॉल पे बनेगी कितनी, ये डिटेल पढ़ लें थोड़ी बहुत, है ना। चलो देखो कैसे है ना, इसमें हिना की जर्नी को शो किया गया इस मैप में, ठीक, कि कैसे वो अपने ब्रिटिश सेटलमेंट सेलम से कहाँ पहुंचती है, अक्रॉस द अटलांटिक, मतलब अटलांटिक। फॉर एग्जांपल हम ऐसे माने, मान लो कि यहाँ पे उसकी वो है अमेरिका का लोकेशन, देन वो पहुंचती है इंग्लैंड, और फिर इससे ऐसे घूमते हुए अफ्रीका घूमते हुए यहाँ आती है कोरोमंडल कोस्ट, ये इंडिया मान लो, तो यहाँ पे ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल है केरला, ठीक, उस पूरे एरिया को कोरोमंडल, केरला बेंगलुरु, these two states carry कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। फिर इसके बाद देन टू द एक्सोटिक कोरोमंडल, ओके, है ना, रीचिंग द मुगल एम्पायर। और मान लो अगर ये इंडिया का मैप है चौकोर में, तो यहाँ से ये फिर मुगल एम्पायर तक पहुंचती है ना। अ डायनेमिक मैप ऑफ ट्रेस हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ, इतना घूमती है ना। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। ड्यूअल टाइमलाइन, स्प्लिट स्क्रीन, दोहरी टाइमलाइन, प्रेजेंट पास्ट, इंटरेस्टिंग चीज ये है, बार बार जाना भी, और दोनों टाइमलाइंस में, ठीक। कंपेलिंग split screen presentation can juxtapose key events in 17th century with 20th century virtual reality reaching being conduct of big master। बिग मास्टर कैसे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, है ना, दिस हाईलाइट द नोवेल इनोवेटिव स्ट्रक्चर इंटरप्ले बिटवीन पास्ट एंड, छोड़ो, ठीक है, वही बात बार बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ओके, एंड देन द लास्ट वन इज दिस। चलो, तो ये जो वर्क है ना, ये वर्क बार बार थीम्स हमें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो पहली बात आइडेंटिटी, है ना, रिलेटलेसनेस मार्च ऑफ हिस्ट्री, दूसरा हिस्ट्री, और तीसरा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी, है ना, हिस्ट्री एंड द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही ये इस चीज को इट्स चैलेंजेस इट्स रीडर, जो रीडर्स हैं उनके लिए ये चैलेंज है बढ़िया के बहादुरी से, कि वो सोचें, किस चीज को सोचें, कन्वेंशनल बाउंड्रीज के बारे में,
कौन सी कन्वेंशनल बाउंड्री? जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं ना कि अरे ये ऐसा है वे वैसा है। तो हमें समय से परे सोचना है, जगह से परे सोचना है, और साथ ही आपके सेल्फहुड के एसेंस या अपने आप से ऊपर उठ के सोचना है। कैसा सोचना है? कि हमारे अलावा भी दुनिया, वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, हमारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगेन आई रिमेम्बर वन सॉन्ग, है ना, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम, है ना। तो ये वाला मतलब ये भावना है ना के अंदर होती है कि नहीं यार, सरवाइव तो मैं करूंगी, शायद इस दुनिया में इससे ज्यादा कुछ हो। और ये रीडर्स को भी कहा गया है कि सोचो, हमेशा आप जो सोचते हो कि चीजें ऐसी हैं, ऐसी नहीं है, और कठिन होती हैं, जीवन और भी कठिन होता है। हमेशा जो नॉर्मल है उससे हट के चीजें होती हैं। हमारा एक इमेजिनेशन है, दुनिया में लाखों इमेजिनेशन होते हैं, लाखों थॉट्स होते हैं, लाखों कम बोले, बहुत सारे मिलियंस ऑफ थॉट्स, मिलियंस ऑफ थिंकिंग। साथ ही ये जो स्टोरी है ना, ये रेजोनेट करती है डीपली अक्रॉस जनरेशंस। जनरेशन का बताया है, सर्वाइविंग एज अ टाइमलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिसाइलेंस एंड पर्सनल परपेचुअल कैपेसिटी टू रिन्यूअल। हर जर्नी brought the displacement of reinvention continues to captivating and inspire। ये वक्त के साथ इस कहानी में ह्यूमन को जो है मिलेगा, रिसाइलेंस भी मिलना है, परपेचुअल कैपेसिटी टू रिन्यूअल। मतलब अगर आज से 50 साल पहले ये वर्क खास था, आज भी है। हम आप पढ़ रहे हैं, मतलब समय के साथ टाइमलेस एक्सप्लोरेशन है, आप इसको पढ़ते जाओगे, इसमें चीजें मिलेंगी। कहा भी गया है, एक बुक को एक बार पढ़ोगे 10 बातें मिलेंगी, 2 बार पढ़ोगे बातें 20 हो जाएंगी काम की, 3 बार पढ़ोगे 30। वर्क को पढ़ते पढ़ते रीडर्स के दिमाग में कोई भी चीज हो, चाहे वो एक नॉवेल हो, चाहे वो कोई एक पोयम हो, जब आप किसी पोयम को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको उस पोयम के अंदर राइटर के डीप इमोशन मिलते हैं। कोई भी वर्क हो किसी भी राइटर का, उसके मतलब उसके एक राइटर के सोल में जाने का रास्ता उसका वर्क होता है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना, उसकी जर्नी को, है ना, विथ डिस्प्लेसमेंट, एक से दूसरी जगह जाने को, री इन्वेंशन उसकी खोजों को, कंटिन्यू टू कैप्टिवेट द इंस्पायर, जो लगातार कैप्टिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी आने वाले जनरेशंस को। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉवेल है एसेंशियल रीड फॉर एनी सीक एनीवन, हर हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है रीड करना, है ना, फॉर एवरीवन सीकिंग टू अंडरस्टैंड, जो चाहता है बहुत बारीकी से समझना, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को, ठीक है, डायस्पोरिक नरेटिव, डायस्पोरिक लिटरेचर के जो समझना चाहता है गहराई से, उस बंदे को चाहिए कि होल्डर ऑफ द वर्ल्ड एक बार जल्दी जल्दी में जहां डिटेल में मिले पढ़ लियो, ठीक है, चाहे वो सोर्स कहूं से भी मिले। डिटेल में पढ़ के हम ऑप्शन बता रहे हैं, लिट चार्ट करके एक साइट है ना, ब्रिटेनिका एक साइट है, ये हम हाँ सुना है ना, इतना समझ लेना कि हमारे सोर्स होता ही शरीर है ना। अक्सर ऐप तो नहीं, हमने तो पीडीएफ ढेर धरी है हम आज हो रहा है, लिट चार्ट की ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 पीडीएफ हुई है। हाँ, पढ़ो, टाइम नहीं है। इवॉल्विंग फैक्ट द पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, जो कि हमें इसको पढ़ के मिलेगा। और इट्स रिच टेपेस्ट्री अगेंस्ट द एक शानदार रिच टेपेस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री कल्चर की, इतिहास की, कल्चर की, और पर्सनल स्ट्रगल की, है ना, लीव्स एन इंडेलिबल मार्क्स ऑन इट्स ऑडियंस, जो कि ऑडियंस के लिए एक हाँ, अमिट छाप छोड़ेगा, ठीक। और यहीं पे फाइनली हमारा